नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। नए सप्ताह का ये पहला दिन है और ये पहला दिन नई संभावनाओं, नई उम्मीद और कोरोना से लड़ने के लिए नए हौसले के साथ आया है। कोरोना की इस दूसरी लहर की दुश्वारियों पर इंसान की कोशिशें, डॉक्टरों की तपस्या, स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और सरकारों के फैसले अब अपना असर थोड़ा ही सही लेकिन दिखाने लगे हैं। माना कि अभी कोरोना से लड़ने वाले फेफड़ों में ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन से लेकर जीवन रक्षक दवाओं तक सब कुछ अब धीरे धीरे पटरी पर लौटता सा दिखाई दे रहा है। वैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए आम आदमी हो, खास हो, स्वास्थ्य मामलों का विशेषज्ञ हो, हर कोई कोरोना की दूसरी लहर के चढ़ते ही कहने लगा कि लॉकडाउन लगाओ। पहले महाराष्ट्र और फिर दिल्ली जैसे राज्यों ने थोड़ा पहले इस मुश्किल को भांपा और लॉकडाउन सरीखा कदम उठाया तो कोरोना से राहत वाली खबर भी अब 4 हफ्तों के बाद दिखाई देने लगी है। इंडिया दरअसल राहत चाहता है, इंडिया कोरोना से मुक्ति भी चाहता है और हम वो खबरें लेकर आते हैं जिन्हें इंडिया चाहता है। तो आज सबसे ज़्यादा 34% लोग ये जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या बिहार हो, क्या लॉकडाउन का चमत्कार वहाँ दिखने लगा है। 26% इंडिया ये जानना चाहता है कि अभी दूसरी लहर से ही दम फूल रहा है तो तीसरी लहर को हम कैसे रोक पाएंगे। और 24% इंडिया ये जानना चाहता है कि कोरोना क्या महज एक जैविक हथियार है जिसके जरिए चीन तीसरे विश्व युद्ध जैसी खतरनाक साजिश रच रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोरोना का संकट टला नहीं है, वो मुश्किलें अपनी जगह हैं। इसमें आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब घनी अंधेरी रात के बाद संभावनाओं का सूरज थोड़ा सही लेकिन दिखाई देने लगा है। कोरोना का अंधेरा घना है। जान है तो जहान है और इसका एकमात्र उपाय यही है चेन का तोड़ना। लेकिन विश्वास का सूरज भी खड़ा है तो सब में है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम लोग उसका सामना न कर पाए। कहीं सांसें टूट रही हैं, हमारे ये भाई हमने कोशिश की इसको ले जाने की, लेकिन जब हम लेट हो गए ले जाने में और उस चीज का ध्यान नहीं दे रहा तो उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं उम्मीदें भी जुड़ रही हैं। कहीं इलाज में इंसान बेबस है, तो कहीं नई संभावनाएं दिख रही हैं। कोरोना से जीत लेंगे जंग। अगर मिलकर लड़ेंगे संग संग। दरअसल विदेशों से ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन और जीवन रक्षक दवाइयां अब धीरे धीरे ही सही लेकिन आने लगी हैं। बावजूद इसके जितनी बेड की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है, अस्पतालों और ऑक्सीजन की जरूरत है, उस तुलना में सुविधाएं अभी भी बेहद कम है। ऐसे में लॉकडाउन एक चमत्कार है जो जिंदगी को कोरोना के संकट से उबार सकता है। इस पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाने से पहले कुछ राज्यों के आंकड़े आप जरूर ध्यान से देखिए। दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगा, लेकिन उसका फायदा अब दिखाई देने लगा है। 1 से 5 मई के बीच जो दिल्ली में मामले थे वो आपके सामने 1,10,656 मामले थे, लेकिन 6 से 10 मई के बीच इन आंकड़ों में गिरावट आई 18% की और ये गिरकर 90,635 पर आ गए। अब उत्तर प्रदेश का हाल आपको बताते हैं। 30 अप्रैल के बाद टूटा फूटा लॉकडाउन लगा इस राज्य में, लेकिन उसका भी असर दिखाई दिया है। 1 से 5 मई के बीच वहां पर 1,50,231 मामले थे, वहीं 6 से 10 मई के बीच ये मामले घटकर 1,35,307 हो गए, जो करीब करीब 10% की गिरावट है।
झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में 28 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया। इसका असर यह हुआ कि 1 से 5 मई के बीच जहां पर 29,895 मामले झारखंड में थे, वहीं 6 से 10 मई के बीच ये गिरकर 28,998 हुए। 3% सही, लेकिन गिरावट मामूली है पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, अगले राज्य की। यहां पर 14 अप्रैल को ही कोरोना की चेन तोड़ने के लिए फैसला किया गया। ब्रेक द चेन की बात की गई, लॉकडाउन लगा। यहां पर स्थिति बहुत ही भयानक थी। 1 से 5 मई के बीच 2,83,349 मामले थे। 6 से 10 मई के बीच 2,78,835 मामले थे। करीब 1.5-2% की गिरावट रिकॉर्ड की गई। लॉकडाउन वाकई में कोई आसान कदम नहीं है। कोरोना की पिछली लहर में अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। बावजूद इसके अगर जान है तो जहान है, और इसीलिए जान को बचाने के लिए जरूरी है कि लोगों की जान बचाई जाए। और जान बचानी है तो इस वक्त का एकमात्र विकल्प जो दिखाई देता है सरकारों को, वो है लॉकडाउन का। और लॉकडाउन इसीलिए वक्त की मांग बन गया है। एक एग्रेसिव लॉकडाउन करने की जरूरत है, जिससे लाइव्स भी बचें और लाइवलीहुड में भी हम कुछ हद तक लोगों को सपोर्ट कर पाएं। जितना ह्यूमन टू इंटरेक्शन आज हो रहा है, हमें उसको तोड़ने की जरूरत है। जब घर में रहेगा इंडिया, तभी बचेगा इंडिया। कोरोना को हराने का यही मंत्र है। ये बात हम नहीं, देश के तमाम विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं। कोरोना से पहली जंग में देश को जीत इसीलिए हासिल हुई थी क्योंकि वक्त पर लॉकडाउन का कड़ा कदम उठा लिया गया था। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लेकिन दूसरी लहर में चूक हो गई। कोरोना फैलता रहा और लोग बिना एहतियात सड़कों पर घूमते रहे। नतीजा यह हुआ कि देश के लाखों लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। महाराष्ट्र से पंजाब तक, केरल से यूपी तक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा हो या दिल्ली, हर तरफ हाहाकार मचता रहा। लोग मरते रहे, हालात बेकाबू हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरकारों के सामने आखिरी विकल्प के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया। पहले महाराष्ट्र ने नाम बदलकर लॉकडाउन किया, दिल्ली सरकार ने भी यही रास्ता अपनाया। धीरे धीरे कर हर राज्य लॉकडाउन की ओर बढ़ गया, नाम भले ही अलग अलग हो। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, कधी रात्री जमावबंदी करत होतो। जब तक ये संक्रमण समाप्त ना हो जाए, हमको कोरोना कर्फ्यू का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को सुरक्षित रहना है। भले ही हालात अभी पूरी तरह काबू में ना हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि संक्रमण की दर कम होने लगी है। लॉकडाउन का असर यह हुआ है कि कोरोना की चेन पूरी तरह से ना सही, लेकिन टूटनी शुरू हो गई है। भारत के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। जिन राज्यों में पहले से लॉकडाउन लगा है, वहां केस कम होना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत लॉकडाउन वाले राज्यों में रोज आने वाले नए केसों में कमी आ रही है। दिल्ली की ही बात करें तो लॉकडाउन से पहले दिल्ली में नए मरीजों का आंकड़ा 20 से 25 हजार के बीच रोज आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिन से संक्रमण का ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। 9 मई को 13,000 नए मरीज आए हैं। संक्रमण की रफ्तार घटी है तो उसके पीछे बड़ी वजह लॉकडाउन ही है। आपने अभी नेशनल वाइड लॉकडाउन नहीं किया, तब भी कंट्रोल होना शुरू कर दी है। अभी तक तो जो बड़े हॉटस्पॉट थे, दिल्ली तो सारी हॉटस्पॉट है, वहाँ जरूरी है। स्टेट ने भी जहाँ जहाँ उनके हॉटस्पॉट से उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उस पर लॉकडाउन कर रहे हैं। डीसी से काम चल जाता है तो लोग नेशनल वाइड लॉकडाउन करने की शायद जरूरत नहीं हो।
हालांकि पिछली बार की तरह इस बार लॉकडाउन में सख्ती कम है, लोग घरों के बाहर नजर आ रहे हैं। अगर राज्य सख्ती बढ़ा दें तो ये संख्या और तेजी से नीचे आएगी। लॉकडाउन में देरी कोरोना में घातक साबित हो सकती है। आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। यूपी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन बाद में उसी यूपी सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब लॉकडाउन न लगाने की गलती पश्चिम बंगाल की नई सरकार भी कर रही है। 7 बजे से 10 बजे मार्केट खुला रहता है और वो 5 या 7 बजे तक किया है इसी के लिए कि आपको जितना भी अगर 4 घंटा भी कम होगा ना तो इसमें भी कोविड थोड़ा कम होगा। हमको तो असल उद्देश्य है कोविड को कम करना। भले ही राज्य अलग अलग हों, लेकिन देश एक है। पिछली बार संपूर्ण लॉकडाउन से कोरोना की कमर टूट गई थी, इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट लगातार लॉकडाउन की पैरवी कर रहे हैं। अगर हम उसकी स्प्रेड को नहीं रोकेंगे तो हमारे केसेस 4 लाख से ज्यादा हर रोज आएंगे। अगर हमने केसेस कम करने, हॉस्पिटल एडमिशंस कम करनी है, डेथ्स कम करनी है, तो हमें एक एग्रेसिव लॉकडाउन करना पड़ेगा। प्योरली एज ए डॉक्टर मैं इस समय जरूर रिकमेंड करूंगा कि हमें इन रेस्ट्रिक्शंस को हायर लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में ले जाने की जरूरत है। इस बार अगर एक राज्य लॉकडाउन नहीं लगाता है तो उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के चलते रहने का दबाव और लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले बड़े वर्ग की नाराजगी का रिस्क न राज्य सरकारें लेना चाहती हैं और न ही केंद्र की सरकार। लेकिन देर से ही सही कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन तो लगाना ही होगा। दरअसल हमने आपको ये दिखाया कि कैसे राज्यों में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। अभी राष्ट्रीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं है और इसकी कोई सुगबुगाहट भी नहीं दिखाई देती, लेकिन राज्यों के स्तर पर उठाए गए कदमों का असर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है। कैसे, इन ग्राफिक्स को देखिए। 7 मई को देश भर में कोरोना के 4,14,188 मामले थे 7 मई को। 8 मई को ये कम होकर 4,01,078 पे आ गए। 9 मई को ये बढ़ते 4,03,000 पे आते हैं और आज 10 मई को घटकर 3,66,000, यानी 4,14,000 से घटकर 3,66,000। ये गिरावट लगातार देखी गई है और ये शायद लॉकडाउन इसकी बहुत बड़ी वजह थी। इसी की तरीके से हम अगर और बात करें मौत के आंकड़ों की, कोरोना के मौत के आंकड़े क्या कहते हैं, वो फिगर भी आपके सामने है। 8 मई को 4,187 लोगों की जान 24 घंटे में गई। 9 मई को इसमें कुछ कमी आई और ये संख्या 4,092 हुई और आज की तारीख में 10 मई को ये संख्या घटकर 3,754 पर पहुंच गई है। तो एक तरफ लॉकडाउन से हालत में सुधार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने के लिए जीवन रक्षक दवाएं, ऑक्सीजन और अब दूसरी सुविधाएं विदेशों से लगातार आ रही हैं, जिसका असर अब सिस्टम पर दिखाई दे रहा है। बहुत तेजी से इन चीज़ों की उपलब्धता भी दिखाई देने लगी है। देखिए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय और मृत्युंजय सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली लहर के बाद भारत ने कोरोना को बस एक बीमारी समझा, लेकिन दूसरी लहर में कोरोना ने साबित कर दिया कि वो महामारी है। सिलेंडर होता तो पापा बच जाते। आज कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार हो रही है। सर बचा लो, नहीं मिली 3 दिन हो गए सर। किसने सोचा था कि अस्पतालों में भर्ती होने के लिए लोग बिलखेंगे? किसने सोचा था कि ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? कौन जानता था कि हजारों परिवारों की खुशियां ये महामारी छीन लेगी? किसे पता था कि शमशान में मेले लगेंगे? ना कोई कोरोना का टेस्ट करवा रहा, ना कोई सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा है। बस अपने स्तर से और जो झोला छाप डॉक्टर बिना टेस्ट करे दवाई गोली दे देता, उस दवाई गोली से काम चल रहा है। इस महामारी का तांडव ऐसा कि पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। कोरोना से लड़ने की कोई तैयारी ही नहीं थी। किसी को मालूम ही नहीं था कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दवाओं का कितना स्टॉक चाहिए, ज्यादा मरीज आए तो बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर कहां से आएंगे। नतीजा ये हुआ कि घरों से निकलकर कोरोना की त्रासदी सड़कों पर नजर आने लगी।
हालात अभी भी बहुत बदले नहीं हैं, लेकिन उम्मीद जगने लगी है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद की वजह भी है, ऑक्सीजन दवाओं की किल्लत को पाटने के लिए भारत हर संभव साधन और स्रोत तलाशने में जुटा है। दबे पांव आई कोरोना की दूसरी लहर ने न केवल कई लोगों को अपना शिकार बनाया, बल्कि स्वास्थ्य इंतजामों की भी चूल्हें चरमरा दी। हालांकि इस संकट की विकरालता समझ आते ही सरकार ने भी युद्ध स्तर पर जरूरी सामानों को जुटाने की कवायद शुरू की। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच इंतजामों की ये राहत अब भी नाकाफी नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे उतर रहे कोरोना मामलों के बुखार के साथ दुनिया भर से आती मदद भारत के लिए संभलने और उबरने का सामान साबित होगी। आलम यह है कि इस वक्त भारत ऑक्सीजन, उपकरण और रेमडेसिविर जैसी दवा का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। दूसरी तरफ दुनिया के कई देश मदद का हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक 42 देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इनमें से 21 देश मदद की कम से कम एक खेप भेज चुके हैं। अब तक 20,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 11,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 30 ऑक्सीजन टैंकर और 75 ऑक्सीजन जनरेटर भारत को दुनिया के अलग अलग देश देने वाले हैं। विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट भी आए हैं। विदेशों से ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल सामान लाने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया है। इसके तहत 3 वॉरशिप्स को लगाया गया है जो विदेशों से ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई लेकर भारत पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई पोर्ट पर हूं और मेरे पीछे ये INS त्रिकंड है जो भारतीय युद्धपोत है। यह त्रिकंड आज सुबह 10 बजे मुंबई पोर्ट पर पहुंचा हुआ है, सीधे कतर से मुंबई आया हुआ है और इस INS त्रिकंड जो युद्धपोत है इसे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत इस्तेमाल किया गया, जिसे कतर भेजा गया था। और इस शिप पर आप देख सकते हैं 2 बड़े ऑक्सीजन कंटेनर्स लाए गए हैं। कतर से सीधे मुंबई 2 बड़े लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स लाए गए हैं जिसकी क्षमता 20-20 मैट्रिक टन की है, यानी कि 40 मैट्रिक टन की क्षमता वाले 2 ऑक्सीजन कंटेनर्स मुंबई पहुंचे हुए हैं सीधे कतर से। सरकार इस काम में भी जुटी है कि भारत में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि फिर ऐसे हालात न पैदा हों। कोरोना काल में जिस दवा की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी है वो है रेमडेसिविर। इस दवा की किल्लत जबरदस्त तौर पर हो रही है। दवा की मांग और सप्लाई का अंतर इतना है कि इसकी कालाबाजारी जोर पकड़ रही है। इस किल्लत को दूर करने के लिए भारत इसका सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। जहां भी बड़ा स्टॉक मौजूद है, भारत वहां से इसे खरीदने की अपील कर रहा है। रेमडेसिविर के अलावा टोसिलिजुमा और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की खेप तैयार करने की कोशिशें जारी हैं, जिससे लोगों को दवा की किल्लत से राहत मिल सके। दूसरी तरफ सेना और दूसरी रक्षा इकाइयों ने देश में कोरोना से बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में सेना और रक्षा इकाई अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट बनाने में लगे हैं ताकि लोगों को इलाज मिल सके। इसके अलावा लोगों की जान बचाने का अगला मिशन वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करना है। वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए अब सरकार अलग अलग रास्ते अपना रही है। SII और भारत बायोटेक से उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है। भारत बायोटेक ने जून से 3 करोड़ टीके बनाने का ऐलान किया है। स्पुतनिक 5 की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है और दूसरी डोज कुछ दिनों में पहुंच जाएगी। स्पुतनिक लाइट यानी सिंगल डोज वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत भी जल्द दी जा सकती है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के लिए भी जल्द देश के दरवाजे खुल सकते हैं। भारत सरकार की ओर से हमारा ये बराबर अब विशेष रूप से स्टेट्स को आग्रह है कि वैक्सीनेशन में जो लोगों को सेकंड डोज मिलनी है उनको कम से कम 70-30 के अनुपात में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि जिसको फर्स्ट डोज मिली उसको सेकंड डोज मिलनी चाहिए। और इसको आग्रह पूर्वक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है। कोरोना मरीजों के इलाज में जरूरी साजो सामान की किल्लत पाटने के साथ साथ अब खासा जोर टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर भी दिया जा रहा है। भारत की वैक्सीन बास्केट को बढ़ाने व मजबूत करने की कवायदों का असर अगले कुछ हफ्तों में नजर भी आने लगेगा, जब कोविशील्ड, कोवैक्सीन के साथ साथ रूस से मिले स्पुतनिक V टीकों का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को कोरोना से सुरक्षा का कवच मुहैया करा सकेगा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन कोरोना ऐसी महामारी है जो जल्द जाती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में अब इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी तो कोरोना की दूसरी लहर ही चल रही है, इससे कब तक निजात मिलेगी कोई विशेषज्ञ साफ साफ नहीं बता पा रहा। बल्कि ये बातें भी होने लगी है कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं आ जाएगी। दूसरी लहर से आई मुसीबतों को देखते हुए तीसरी लहर की कल्पना से ही दिल कांप जाता है। तो सवाल है कि तीसरी लहर को क्या हम रोक पाएंगे? जानकार मानते हैं कि नेता से लेकर जनता तक अगर खुद पर काबू कर ले तो इसे रोका जा सकता है।
कैसे, समझिए जरा इसको। इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि रैलियां हरगिज़ ना हो। एक कयास ये है कि अक्टूबर के तीसरी लहर आ सकती है। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज होगी, जो अगले साल फरवरी मार्च में होने हैं। तो चुनावी रैलियों का वक्त भी वही बनेगा। ऐसे में आज ये तय कर लें कि बंगाल की तरह अगर रैलियों में भीड़ नहीं लगाएंगे तो हम बच सकते हैं। अक्टूबर से त्योहारों का मौसम भी शुरू हो जाता है और अगर इसमें दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा जैसे मौक़ों पर धार्मिक समारोह हुए तो उनका तीसरी लहर उससे बेकाबू हो सकती है। इसीलिए धार्मिक आयोजनों में, पूजा पाठ में भीड़ भाड़ से रुकना होगा। अक्सर कोरोना थोड़ा थमता नहीं कि लोगों के घरों में पार्टियां शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोग बाग मिलने जुलने लगते हैं, लेकिन अभी तीसरी लहर का खौफ है, इसीलिए संयम रखने की ज़रूरत है। वैसे ही नवंबर से शादी ब्याह का लग्न भी शुरू हो जाता है। इस बार शादी समारोह पर पूरा नियंत्रण रखना होगा तीसरी लहर को मात देने के लिए। और अगर बाजार खुलते भी हैं तो वो नियंत्रित तरीके से खुलें। बाजारों में जाने वालों के लिए भी कायदे कानून बनने चाहिए। इस बीच अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए तो उनकी एंटीबॉडीज़ कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में काम आ सकती है। सरकार को वैक्सीनेशन पे और जोर देना होगा। और इनके बाद इस दूसरी लहर ने जिस तरह से केंद्र से राज्य सरकारों तक की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, उसको दुरुस्त कर लेना होगा, ताकि इस तरह से लोग ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लिए तड़प तड़प कर सड़क पर दम न तोड़ दें। अभी स्वास्थ्य सेवा का हाल ये है कि वैक्सीन के लिए लाइनें लगी हैं और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस बात पर झगड़ा हो रहा है कि कितनी वैक्सीन मिली और कितनी नहीं। सबको वैक्सीन चाहिए, सबको कोरोना से जान बचानी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें कोरोना के डर को जाहिर कर रही हैं। लेकिन इन्हीं लंबी लंबी लाइनों में कोरोना का खतरा भी घूम रहा है। जी हां, सरकार ने 18 साल पार वालों के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत उस वक्त दी जब कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। ऐसे माहौल में हर कोई टीका लगवाकर सुरक्षित होने की कोशिश में है। हरिद्वार के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। इस वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल हरिद्वार में 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के 2 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन इन सेंटर्स पर अव्यवस्था का आलम था। यहाँ पे 4 टाइम स्लॉट दिए गए थे, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, लेकिन यहाँ पे सब स्लॉट के लोग आए हुए हैं और कोई अथॉरिटी नहीं है जो बता सके कि क्या करना है। लाइन एक बार अंदर लगाई, बाहर लगाई, फिर अंदर लगाई, फिर कहते डंडा मारो, बाहर निकालो, और कहते हैं कि 10 मिनट में हो जाएगा, बट कैसे होगा इनको कुछ नहीं पता। भीड़ बढ़ती गई और अधिकारियों से हालात संभले नहीं। इतनी आबादी वाले शहर में सिर्फ 2 सेंटर्स बने हैं। जाहिर है अव्यवस्था तो होनी ही थी। पहले दिन तक किसी को पता नहीं था कैसे होना है, तो उन लोगों ने थोड़ा सा अंदर व्यवस्था आने की कोशिश की। तो लोगों का बहुत अच्छा है, बस ये है कि उन्हें ये परेशानी कि स्लॉट नहीं मिल पा रहे। उत्तर प्रदेश में आज से 18 जिलों में 18 पार की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। यूपी के अलग अलग शहरों में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। गाजियाबाद के संजय नगर में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। यही नहीं, अव्यवस्था को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। नोएडा में भी लोगों की लंबी लंबी लाइनें वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर दिखी। हम इस वक्त मौजूद हैं मैक्स अस्पताल के सामने, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग एक एक करके आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ही बुकिंग करा रखी है। किसी भी उम्र के लिए वॉक इन का सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर आप पहली डोज लेने के लिए आए हैं तो आपको पहले से ही कोवैक्सीन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करा करके उसके बाद से अस्पताल से यहाँ पे आकर के आपको और नोटिस लेना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आकर के वैक्सीन करा सकते हैं। मुरादाबाद में भी लोगों की ऐसी ही भीड़ जुटी। No, it's not like that. अब हमारा तो like 18+ तब स्टार्ट हुआ है, that's why we came. This is the first day in मुरादाबाद, so we came today only. नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो तुरंत हो गया था, तो मैंने कल ही कराया तो आज आ गई मैं लगवाने।
मुंबई के कोहिनूर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही टीका लग रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। रजिस्ट्रेशन में पहले करके लिया कोविड से वैक्सीन, उसके बाद अभी मिल ही नहीं रहा है। बोलता है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो होगा ही नहीं, और 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया टाइम। 2-3 हॉस्पिटल के कूपन में 2 घंटा लगाया लाइन, अभी उसके बाद बोलता है जो है ही नहीं। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी दिखा देते हैं। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल और हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में टीकों की कमी के चलते वैक्सीनेशन का काम 1 मई से ही रुका हुआ है। जो सर गंगाराम अस्पताल प्रशासन है उसने बताया है हमें कि वैक्सीन लेने की वो कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, यानी जो वैक्सीन निर्माता हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए इसकी कोशिश चल रही है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें वैक्सीन जो अब तक मिलती रही है राज्य सरकार से और बाकी जगह से वो जो मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही है। इस वजह से 30 अप्रैल के बाद से यहाँ पर टीकाकरण जो है वो बंद हो गया है। तो वैसे दिल्ली में 1 मई से ही 18 पार वाले लोगों को टीका लगाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने वैक्सीन बुलेटिन जारी कर ये बता दिया है कि 18 पार के लोगों के लिए सिर्फ 2,74,000 टीके बाकी हैं। यही नहीं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया था और उसके जवाब में केंद्र सरकार ने बोला, दिल्ली सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दिया था, केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएंगे। जनता वैक्सीन मांग रही है, लेकिन सरकारें सियासत में जुटी हैं। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया तो जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सामने आ गए। आरोप सीधे केजरीवाल की सरकार पर था, लेकिन अरविंद केजरीवाल सीधे पंगा लेने से बचते रहे। सोचिए 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है, जी हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। बीजेपी को कहने दीजिए, वो तो राजनीतिक बातें हैं। अभी ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय सबको मिलके लोगों की सेवा करने का है। वैसे वैक्सीन को लेकर कई विपक्षी दलों की सरकारों के निशाने पर सीधे सीधे केंद्र सरकार है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता ने भी वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। যখন আসবে তখন তো আমরা তো দিতেই চাই, আমরা তো সমানে বলছি টাকা আমরা দেবো তাও তুমি দাও, ভিক্ষে করে করব, দিচ্ছে না তো কি করবেন। केंद्र सरकार ने 18 पार वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन तो खोल दिया, लेकिन अभी इस रास्ते में कई रोड़े हैं। बात वैक्सीन की चल रही है। वैक्सीन के लिए राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ओडिशा से आ रही है। वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, उनकी सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी मंगवा लिया, यानी विदेशों से सीधे दवाई खरीदना चाहती है ओडिशा की सरकार। यूपी भी ऐसा कर चुकी है, बात कह चुकी है, और अब ओडिशा भी उसी रास्ते पर है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना हमारी सांसों पर ही हमला करता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी सांसें महफूज रहें, अगर हम चाहते हैं कि मुल्क कोरोना की बर्बादियों से बचा रहे, तो इसके लिए आपका एक कदम बेहतरीन काम कर सकता है। बस आप सामाजिक दूरी का पालन कीजिए और इससे आगे बढ़कर मास्क जरूर पहने रहिए। दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित कीजिए। आप जैसे तमाम दर्शकों की हौसला अफजाई करने के लिए एबीपी न्यूज़ ने #मास्कअपइंडिया की शुरुआत की है, जिसमें हम आपसे कहते हैं कि आप प्रण करें कि आप हमेशा मास्क पहन के रखेंगे। मास्क पहनी हुई तस्वीर हमको भेजिए, आपकी ये सेल्फीज़ हम यहाँ पे दिखाते हैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, और ये कहते हैं कि आपकी राह पर सबको चलना चाहिए। प्रण करना और मास्क पहनना ये बहुत ज़रूरी है कोरोना की इस लहर को मात देने के लिए। तो आप तमाम लोग जिन्होंने #मास्कअपइंडिया में हिस्सा लिया, आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपको अपना हीरो भी मानते हैं। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कोरोना कहीं चीन का जैविक हथियार तो नहीं है, और कहीं इस जैविक हथियार के जरिए उसने तीसरे विश्व युद्ध की साजिश तो नहीं रची थी। कोरोना कैसे बड़े शहरों में लॉकडाउन की वजह से धीरे धीरे काबू में आता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बात ग्रामीण क्षेत्रों की करते हैं। कोरोना से लड़ने की तमाम कोशिशों के बीच आज ये खतरनाक महामारी शहरों से निकलकर अब गांवों तक फैल गई है, और गांवों में विकराल रूप लेती जा रही है। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिसर्च के मुताबिक ग्रामीण जिलों में जनवरी में कोरोना जो था वो 35% इलाके में था,
फरवरी में ये बढ़ता है, 39 तक पहुंचता है, मार्च में 38 पर रहता है, अप्रैल आते आते ये 45% जिलों में हो जाता है और 48% होते होते ये मई में आज 10 तारीख तक आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं किस तेज़ी से ग्रामीण इलाकों में वहाँ पर कोरोना के मामले और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले कोरोना की मार शहरों पर ज़्यादा थी, जैसा कि हम लगातार आपको दिखाते आए, बताते आए, लेकिन आज ये संक्रमण गांव की गलियों तक पहुंच गया है और गांवों के क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है हम सबसे छिपी नहीं है। आपको ये हमारी खास रिपोर्ट देखनी चाहिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे ग्रामीण भारत में त्राहिमाम मचा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये हिंदुस्तान के उन 4 गांव की तस्वीरें हैं जो कोरोना की बेकाबू रफ्तार की गवाही दे रहे हैं। वाराणसी के गांव में कोरोना संक्रमण 30 से 40% तक बढ़ चुका है। राजस्थान के सीकर के 10 गांव में कोरोना से 138 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना लक्षण वाले मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। यूपी के बरेली के एक गांव में 10 दिन में बुखार से 2 दर्जन लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। बहुत कोहराम मचा हुआ है, एक मौत के ऊपर दूसरी मौत हो रही है। कोई प्रशासन और कोई अधिकारी नहीं देख रहा है। मौतों पर मौतें होती चली जा रही, 20-21 मौत 11 की हो चुकी हैं। आए दिन मौत काफी जोर से हो रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट देश को डराने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई बताने और सिस्टम को जगाने के लिए है, ताकि बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए वक्त रहते कदम उठाए जा सके। ये उत्तर प्रदेश के बरेली में 11 गांव की तस्वीर है, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा है। गांव में एक के बाद एक होती मौतों ने जहन में खौफ पैदा कर दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव के बाद गांव में ऐसे हालात पैदा हुए हैं जब करीब करीब हर घर में लोग बीमार हैं। किसी को बुखार है, किसी को सर्दी, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लगभग 22-23 2 दर्जन की लगभग मौतें हुई। 2 दर्जन तक। सर्दी, बुखार और खांसी होते होते लोग दम तोड़ दे रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि गांव वालों के मुताबिक ये इसे रहस्यमयी बुखार मान रहे हैं और गांव में ना कोरोना के लक्षणों की जांच की कोई व्यवस्था है और ना ही प्रशासन कोई सुध ले रहा है। कोई एक को लेके जाओ, दूसरा तैयार आएगा ले जाने के लिए। बरेली में कोरोना ने कैसे दहशत मचाई है, इसकी गवाही आपके सामने मौजूद है। लेकिन 2 दिन पहले बरेली के दौरे पर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। आज 8 मई है और आज जो कोविड पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए उनकी संख्या 26,000 है। यानी हम लोग अपनी रणनीति में और कोविड प्रबंधन में अब तक सफल रहे हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के गांव की हैं, जहां नील गाय फसलों को रौंद रही है, लेकिन किसान खेत के आसपास भी नहीं दिख रहे हैं। कुएं पर सन्नाटा है, चारा काटने वाली मशीनें खामोश हैं, घर के दरवाजे खुले हैं लेकिन इंसान नहीं दिख रहे। ये कोरोना वायरस की दहशत का सन्नाटा है जो बेकाबू रफ्तार से पैर पसारता जा रहा है। पिछले 4 दिन में वाराणसी जिले में 5,960 नए कोरोना केस मिले हैं, जिसमें से 2,517 ग्रामीण इलाकों से हैं। यहाँ भी पंचायत चुनाव के बाद कोरोना के मामले बढ़े हैं। यहाँ भी पंचायत चुनाव के बाद कोरोना के मामले बढ़े हैं और यकीन नहीं आता तो मेरठ का हाल देख लीजिए, जहाँ पिछले 7 दिन में 6 मौतें हुई हैं। लोग खुद बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद हालात बिगड़े हैं। कोरोना को अगर हम यहाँ पर केस अगर मैं कहूँ तो लगभग चुनाव जब चल रहे थे तब से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद देखना, चुनाव के बाद ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कोरोना वायरस सिर्फ यूपी में ही गांव की दहलीज नहीं लांघ रहा, राजस्थान के तमाम जिलों के गांव में दस्तक दे चुका है वायरस। सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट राजस्थान के सीकर से आई है, जहां 10 गांव में 38 दिन के भीतर 138 मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ 43 मौत की बात स्वीकार रहा है। 1 अप्रैल से 8 मई तक कई गाँव में 138 से ज्यादा मौत हुई। इन सब का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से किया गया, लेकिन रिकॉर्ड में 43 मौतें ही दर्ज है। यूपी और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश के हालात के बारे में जान लीजिए। ये भोपाल के पास आदमपुर गांव है। 1000 की आबादी वाले गांव में सन्नाटा पसरा है। ये मकान राजेंद्र ठाकुर का है।
राजेंद्र के घर में कुछ दिन पहले सभी को सर्दी जुकाम हुआ और जब तक वो संभल पाते उनके भाई बंटी की कोरोना से अस्पताल में मौत हो गई और अब पूरा घर आइसोलेशन में है। कोरोना की पहली वेव में गांव के लोग मानते थे कि ये सब शहर में रहने वाले लोगों की बीमारी है, यानी कि शहरी बीमारी है। गांव में रहने वालों को ये बीमारी हो ही नहीं सकती। मगर दूसरी वेव में कोरोना ने अब गांव में दस्तक दी है और गांव में तेजी से सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो रही है, जिससे अब गांव के लोगों को लग गया है कि कोरोना ने उनके गांव में पैर पसार लिए हैं। इसलिए गांव में अब अक्सर ऐसा ही सन्नाटा दिखता है। शहरों में फैले कोरोना से निजात पाना मुश्किल साबित हो रहा था और अब गांव में वायरस की दस्तक मौजूदा स्थिति को और भी भयानक बना सकती है। ग्रामीण भारत की ये हालत है और उधर शहर में क्या हो रहा है, जरा आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ आज। दिल्ली हाईकोर्ट में आज आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इमरान हुसैन के वकील से इससे लेकर सवाल जवाब किए। इस सवाल जवाब में क्या क्या हुआ, जरा आप ध्यान से देखिए। इमरान हुसैन के वकील ने कहा कि उन्होंने 10 सिलेंडर किराए पर लिए थे, जिससे वो फरीदाबाद से रिफिल करवा रहे थे। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जनसेवा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन दिल्ली के कोटे से ऑक्सीजन लेकर वाहवाही करना ठीक नहीं है। इमरान के वकील ने कहा कि ऐसा पेश किया गया है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जन सेवा कर रहे हैं तो साबित कीजिए, हम आपकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन जो जानकारी मिली है उस पर सवाल तो उठता ही है। इमरान हुसैन के वकील ने कहा कि 2 दिन में वो कोर्ट के सामने सारे दस्तावेज पेश कर देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप दिल्ली के कोटे से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अब इस मामले में 13 मई को सुनवाई होगी। दरअसल आपदा के इस दौर में जब एक एक सांस का टोटा है तो सांसों के कई सौदागर भी अब पैदा हो गए हैं। दिल्ली के मशहूर खान मार्केट में बुधवार को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए गए थे। पिछले हफ्ते आपको याद होगा, इस मामले में उद्योगपति व्यापारी नवनीत कालरा नाम के एक शख्स का नाम सामने आया था और दिल्ली पुलिस अभी तक उसे तलाश कर रही है, जबकि वो शनिवार तक दिल्ली के अपने फार्म हाउस में ही था। दिल्ली पुलिस की हरकतों पर भी इस वजह से अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में एक एक सांस की मारामारी है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो आपदा में अवसर तलाशने में पीछे नहीं रहे। ऐसा ही एक शख्स है नवनीत कालरा। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोप में घिरे कारोबारी नवनीत कालरा का 3 दिन बाद भी सुराग नहीं लग सका है। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट से लेकर फार्म हाउस पर छापेमारी कर रही है, मगर जो खुलासा इस बीच हुआ है वो दिल्ली पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करता है। कहा जा रहा है कि नवनीत कालरा अपने छतरपुर वाले फार्म हाउस पर ही था, मगर पुलिस ने 3 दिन लगा दिए कार्रवाई करने में और इस मौके का फायदा उठाकर कालरा फरार हो गया। दिल्ली पुलिस को इस बात की आशंका है कि नवनीत कालरा बचने के लिए विदेश भी भाग सकता है। यही वजह है कि पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। ये पूरा का पूरा मामला मंगलवार का है, जब पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे, लेकिन जब शनिवार को क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा के छतरपुर फार्म हाउस पर छापा मारा, तब तक वो यहाँ से फरार हो चुका था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवाल है वो पुलिस के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों पुलिस ने 3 से 4 दिन का समय लगा नवनीत कालरा के इस फार्म हाउस पर छापा मारने के में। कालरा के छतरपुर के फार्म हाउस में ताला लगा है। एबीपी संवाददाता ने गार्ड से बात की तो उसने बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि नवनीत कालरा कहाँ है। कालरा और उसके परिवार का फोन स्विच ऑफ है। कोई है नहीं के अंदर? पता नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ जी, कोई नहीं। तो कहाँ गए हैं? कुछ कालरा साहब कुछ आइडिया? पता नहीं है। कब गए थे? पता नहीं, मैं आज ही आया हूँ ड्यूटी पे। अच्छा, तो कितने दिन से बंद है मतलब फार्म हाउस? पता नहीं, मैं आज ही आया हूँ तो मुझे क्या पता है। अच्छा, रहते वैसे यहीं पर थे नवनीत कालरा जी? मैं आज ही आया हूँ तो ऐसा मुझे कैसे पता। एक तरफ देश भर में ऑक्सीजन और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नवनीत कालरा के वकील कानून की खामियों का सहारा लेकर उसे बचाने में लगे हैं। दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को अभी तक आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत नहीं रखा गया है।
इस वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले नवनीत कालरा को अपराधी साबित करना किसी भी जांच एजेंसी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने खान मार्केट मामले का जिक्र करते हुए कहा कि क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर को लेकर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लिहाजा मुमकिन है कि कालाबाजारी करने वाले लोग ऐसे ही छूट जाएं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये तो एक बड़ी खामी है। नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट से कंसंट्रेटर की बरामदगी के मामले में मैट्रिक्स कंपनी का भी नाम सामने आया है। कंपनी के वकील से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उनकी दलील भी सुन लीजिए। समुद्र जी, पुलिस का एलिगेशन ये है कि ब्लैक मार्केटिंग की गई थी और उसको बहुत ही ज़्यादा कीमत पे लोगों को बेचा जा रहा था, क्या कहेंगे? 32 कॉन्सेंट्रेटर्स थे हमारे नेगी एंड जू रेस्टोरेंट में, जो एक कलेक्शन सेंटर था। ना वहाँ पे बेचे जा रहे थे ना खरीदे जा रहे थे, वहाँ पे हो रहे थे पिकअप। बाकी जो खान मार्केट के में मिले हैं वो हमारे नहीं हैं। जो 300 कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनको मिले हैं वो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके लिए गए हैं। यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुई है, एक कैश ट्रांजैक्शन का वो नहीं है। MRP पे के सारे नीचे बेचे गए हैं सामान। जितना मैट्रिक्स का सवाल है हमने सारे व्हाट्सएप चैट लोगों को दिए। अब दिल्ली पुलिस को लग रहा है कि नवनीत कालरा विदेश भाग सकता है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने LOC खोल दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बुधवार को छापा मारने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में देर क्यों की? क्या पुलिस पर कोई दबाव था? आप एक सवाल पर गौर कीजिए, कोरोना किस देश से निकला है? आपका जवाब होगा चीन। बिल्कुल सही बात है, कोरोना ने समूची दुनिया में त्राइमाम की स्थिति लाकर रख दी है। तो फिर चीन में क्या स्थिति होगी? आपको लग सकता है कि जैसे हम बेहाल हैं वैसे ही चीन भी बेहाल होगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। उसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है जिससे पता चलता है कि कोरोना भले 1.5 साल के अंदर फैला हो, लेकिन चीन इसकी तैयारी 6 साल से कर रहा था। अमेरिका को लगता है कि कोरोना को जैविक हथियार बनाकर चीन ने तीसरे विश्व युद्ध की दरअसल साजिश रची है। तोपों और अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल से हुआ वो पहला विश्व युद्ध। परमाणु बम के विनाशकारी हमले वाला वो दूसरा विश्व युद्ध। और अब ये कोरोना नाम की बीमारी है तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा हथियार। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मानव सभ्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस कदर कभी भी लहूलुहान नहीं हुई जिस तरह से अब हो रही है। दुनिया में 33 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। पहले ये एक संक्रमण का रोग लगा, लेकिन अब ये भी भेद खुलता जा रहा है कि ये चीन के मानसिक रोग की उपज हो सकता है। याद कीजिए कि कैसे पिछले साल कोरोना का कहर फैलते ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर उंगली उठा रहे थे। World needs answers from China on the virus. We must have transparency. Why is it that China shut off infected people from Wuhan to all other parts of China? It went nowhere else. It didn't go to Beijing. It went nowhere else. But they allowed them to freely travel throughout the world, including Europe and the United States. लेकिन हम आपको ये बातें ट्रंप के बयानों के आधार पर नहीं कह रहे। अगर आज लगता है कि कोरोना को हथियार बनाकर चीन ने तीसरा विश्व युद्ध छेड़ दिया है, तो इसकी गवाही चीन से ही मिले कुछ दस्तावेज दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को चीन के ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें संकेत मिला है कि कोरोना दरअसल चीन का पूरे विश्व पर हमले जैसा है। अमेरिकी खबरों के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने 2015 में कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जांच की थी। चीनी वैज्ञानिकों ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। इस दस्तावेज को सैन्य वैज्ञानिकों और वरिष्ठ चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने लिखा है। आरोप है यही वैज्ञानिक और अधिकारी कोरोना की उत्पत्ति के संबंध में जांच कर रहे थे। इस चीनी दस्तावेज में ये दिखाया गया है कि जैव हथियार हमले से दुश्मन के चिकित्सा तंत्र को कैसे ध्वस्त किया जा सकता है। 2019 के आखिर में चीन के वुहान शहर में कोरोना का पहला केस आया था। उसके बाद से यह पूरी दुनिया में न सिर्फ फैला बल्कि लाखों की जान भी ले चुका है।
ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दुनिया में कोरोना से त्राहिमाम हो गया, लेकिन चीन ने कोरोना पर नकेल कस दी। वक्त है आपकी और मेरे पसंदीदा सेगमेंट यानी आज के शब्द का। मुश्किल वक्त में इंसान किसको सबसे ज्यादा याद करता है? कौन है वो जो सबका बेड़ा पार करता है? यूं तो पूरा ब्रह्मांड उसका है, लेकिन अगर उसे शब्द में समेटे तो वो शब्द वही है जो मैंने आज ट्विटर पर सुबह पोस्ट किया, यानी भगवान, जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस शब्द पर एक संदेश मनोज गौर साहब ने भेजा है। न कर शिकायत की बहुत ढूंढा पर न दिखा कहीं भगवान, पहले एक बार स्वयं तो साबित कर दिखा कि है तू इंसान। एक संदेश शुभम त्यागी साहब ने भेजा है। हर युग में बेहतर बने बड़ा देश का मान, सबसे आगे रहे हिंद, लोगों का भला करे भगवान। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड कहता है तो कोई वाहेगुरु। उस परम शक्ति को कोई आकार में मानता है, कोई निराकार। उस ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति पर यकीन हर इंसान को होता है। ये शक्ति उम्मीद की है, ये ताकत विश्वास की है। ये आपकी आस्था ही है जो ऐसे आपदा काल में आसमान की ओर नजरें टिकाकर कहती है कि हे भगवान, है कहाँ रे तू।